And in last class, we studied the basics of polity. What is the root word of polity? जो पोलीज है, पोलीज का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट में just in 5 minutes I am revising what you have studied in last class. Then we'll be moving forward. तो पोलीज का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट. पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, ट्राइबल स्टेट हुआ करते थे, ओरिएंटल अंपायर्स हुआ करते थे, आज नेशन, हाँ आज नेशन स्टेट है. तो राज्य है. राज्य जो है, भारत एक राष्ट्र राज्य है. राज्य मानवीय तार्किकता का परिणाम है. राज्य के 4 तत्व हैं. पहला पॉपुलेशन, यानी निश्चित जनसंख्या. दूसरा निश्चित भूभाग, टेरिटरी. हर राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा. तीसरा सरकार, गवर्नमेंट. सरकार के 3 हिस्से होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. और चौथा सॉवरेंटी, यानी संप्रभुता, यानी कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, सर्वोच्चता. कोई भी समाज परफेक्ट नहीं है. हर समाज में हितों का, विचारों का टकराव होगा. कभी व्यक्ति का सरकार से, कभी सरकार के एक संस्था के दूसरे संस्था से, कभी न्यायपालिका से इनका. ऐसे में अंतिम निर्णय कौन लेगा? सरकार ऑन बिहाफ ऑफ राज्य. क्योंकि संप्रभुता, सर्वोच्चता कानूनी रूप से राज्य में निहित है, परंतु इसका अभ्यास सरकारें करती हैं. कौन ये निर्णय लेगा कि आज 2016 8 नवंबर से 500 और 1000 की करेंसी कागज के टुकड़े हो जाएंगे 12 बजे रात के बाद से? सरकार लेगी ना. तो सरकार राज्य का ही हिस्सा है. राज्य कानूनी अवधारणा है, सरकार एक राजनीतिक अवधारणा है. सरकारें आती हैं, जाती हैं, राज्य यथावत बना रहता है. संप्रभुता राज्य के में निहित होती है, परंतु इसका अभ्यास सरकारें करती हैं. और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3. कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. कार्यपालिका जिसका काम है कानून लागू कराना, विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका जिसका काम है कानून की व्याख्या करना. हमारे यहां तीनों स्तर की सरकारों को संवैधानिक वरीयता है. केंद्र सरकार, ये हो गई केंद्र सरकार, ये होगी राज्य सरकारें, और ये होगी स्थानीय सरकारें. 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद से स्थानीय सरकारों को भी संवैधानिक दर्जा मिला. और हर सरकार के 3 अंग हैं. इसको कहते हैं क्षैतिज शक्तियों का बंटवारा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. और इसको कहते हैं वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ऊर्ध्वाधर शक्तियों का विकेंद्रीकरण. यानी कि विकेंद्रीकरण का तो सारी शक्तियां यही नहीं निहित है. राज्यों को भी शक्ति प्रदान है संविधान द्वारा. स्थानीय सरकारों को भी, पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी संविधान द्वारा शक्ति प्रदत्त. तीनों स्तर की सरकारें संविधान में वर्णित हैं, सर्वोच्च कानून में वर्णित है. तो ये सरकार हो गया, समझ में आ गया. राज्य हो या सरकार हो या कानून हो, ये सभी के पीछे क्या है? मानवीय तार्किकता. जानवरों में तो कोई राज्य नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती, कोई कानून नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में कोई निश्चितता नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां राज्य नहीं है, सरकार नहीं है, कानून नहीं है. जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना. तो इस तरीके से जब सरकार नहीं है, स्थानीय, जब तीनों स्तर की सरकारों को अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि तीनों स्तर की सरकारों में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, ये 3 सरकारें हैं. और हर सरकार के 3 हिस्से हैं. जैसे केंद्र सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री. तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के भी 2 अंग हैं. एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है नौकरशाही. राजनीतिक कार्यपालिका के केंद्र सरकार में मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी. जबकि आप कहां जा रहे हैं? स्थायी कार्यपालिका में.
ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप कार्यपालिका के ही हिस्से बनेंगे ना। आपका जो पोजीशन है वो योग्यता के कारण है और इनका जनादेश के कारण है। डेमोक्रेसी में योग्यता और लोकप्रियता दोनों जरूरी है प्रशासन को चलाने के लिए। लोकप्रियता नहीं होगी तो लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा और बिना लोगों के सहयोग को के कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएगा धरातल पे। और सिर्फ लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा, योग्यता होनी चाहिए। प्रशासन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए योग्यता चाहिए ना। इसीलिए तो यूपीएससी इज द गार्जियन ऑफ मेरिट सिस्टम। योग्यता का पैमाना कौन तय करता है कि कौन योग्य होगा, कौन अयोग्य होगा, परीक्षा की क्या प्रणाली होगी, क्या सिलेबस होगा, कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे योग्यता का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरकार हो गया, राज्य हो गया, कानून हो गया। कानून मैंने बताया था, लॉज। कानून क्या है? ये भी मानवीय तार्किकता का परिणाम ही है, ये सामूहिक तार्किकता के परिणाम है। अगर कानून ना हो तो क्या होगा? जंगल राज, एनार्की, लॉलेसनेस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय जानते हैं क्या होता है? मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मजबूत कमजोर को सताता है। लेकिन मानवीय समाज में तो कमजोरों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग, ओल्ड एज पीपल, अनएम्प्लॉयड, गरीब, इनके पक्ष में सरकार सकारात्मक भेदभाव करती है या नहीं करती? दे आर बेनिफिशियरी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों में बांटती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है या निगेटिव? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एससी एसटी को आरक्षण देती है अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जनरल यहां है, एससी एसटी यहां है। कोई महल से स्टार्ट कर रहा है, कोई झोपड़ी से स्टार्ट कर रहा है। अवसर यहां है तो अवसर तो इनके ज्यादा करीब है। अब इनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करके अवसर की समानता को सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार। तो हम मानवीय समाज में तार्किकता है, यही कारण है कि हमने राज्य बनाया, हमने सरकारें बनाई, हमने कानून बनाया और आधुनिक राष्ट्र राज्य का आधार रैशनल लीगल अथॉरिटी है, तार्किक आधार पे बनता है, अंधविश्वास पे नहीं। जब आज राज्य का दैवित्य सिद्धांत नहीं चलेगा। अशोक कहता था कि मैं देवनाम प्रिय हूं, देवताओं का प्रिय हूं। कुषाण कहते थे कि हम देवपुत्र हैं। गुप्ताज कहते थे कि हम तो देवता ही हैं धरती पे। राजपूत सूर्यकुल, अग्निकुल, चंद्रकुल। चोल बलबन जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह, यानी हम अल्लाह की परछाई हैं। अकबर फर्रे इज दी डिवाइन लाइट, यानी कि ईश्वरीय प्रकाश हमारे ऊपर है। तो लंबे समय तक प्राचीन और मध्यकाल में राजत्व को दैवित्य से जोड़ा गया। डिविनिटी वॉज अटैच्ड विद द किंगशिप टू कमांड अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। दैवित्व को जोड़ा गया किससे? राजत्व से, ताकि पूरी तरह से अनुपालन लोग करें। आप व्यक्ति को प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन आज अगर मोदी जी कहें कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं और आप तार्किकता के आधार पर नहीं, अंधविश्वास के आधार पर हमारी सरकार की हर बात को माने, आप मानेंगे? आप तार्किक कसौटी पे कसेंगे, सही गलत को निर्णय करेंगे, नफा नुकसान कैलकुलेट करेंगे, आप आलोचना करेंगे सरकारों का भी। दैवित्य सिद्धांत आधुनिक काल में तो नहीं चलेगा, यहां तार्किकता चलेगी। इन मेडाइवल पीरियड देयर वाज ऑथोरिटी ऑफ रिलीजन, while in modern period there is authority of science and knowledge। तो इस तरह से लॉज हो गए, कानून हो गए, सरकार हो गई। तो इसी से मैंने स्टार्ट भी किया था। मैंने बताया था कि पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल पॉलिटी का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। और उन्होंने कहा कि पॉलिटी सर्वोत्तम और सबसे प्रायोगिक सरकार का स्वरूप है। तो पॉलिटी को उन्होंने दो शब्दों में कहा, दो रूपों में कहा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
सरकार का स्वरूप, सरकार, आप लोग लिखते भी जाइए, सरकार का स्वरूप, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्वरूप। और अरस्तु ने पॉलिटी के लिए क्या कहा? बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी पॉलिटी जो है बेस्ट है और सबसे प्रायोगिक है। बेस्ट यानी सर्वोत्तम, और मोस्ट प्रैक्टिकेबल का मतलब सबसे प्रायोगिक। तो जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत के में सरकार का स्वरूप कैसा है, कितने स्तर की सरकारें हैं, हर स्तर की सरकारों पे किस तरह से शक्तियों का विभाजन है, और संविधान को भी पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है? साधारण कानून या सर्वोच्च कानून? सर्वोच्च कानून संविधान है। अगर पूरे हायरार्की को देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगा? अगर कानून के हायरार्की को देखें, कानून में पद सोपानी व्यवस्था को अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन सा कानून आएगा? संविधान या विधान? संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा ही है सर्वोच्च कानून। बाकी सारे कानून उसके अधीनस्थ होने चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उन्हें न्यायपालिका रद्द घोषित कर देगी। तो संविधान के नीचे क्या आता है? विधान, वैधानिक कानून। वैधानिक, वैधानिक का मतलब, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हो गया स्टैट्यूटरी लॉ। वैधानिक कानून, वैधानिक कानून के जैसे कौन कौन से? तो कानून तो हैं लेकिन सर्वोच्च, हाँ, जैसे सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी हो गया, दंड संहिता हो गई, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सीपीसी हो गया। ये सब क्या है? जो विधायिका ने आजादी से पहले या आजादी के बाद कानून बनाए हैं, परंतु वो संविधान में नहीं वर्णित हैं। सारी कानून तो संविधान में नहीं आ सकते, सबकी वरीयता तो समान नहीं है। अब संपत्ति का विवाद, संबंधित कानून विधान में है, संविधान में नहीं। नहीं, इस अपराध के लिए ये दंड होगा, ये विधान में है, संविधान में नहीं। किस का ट्रायल कैसे चलेगा, कोर्ट में कैसे गवाही होगी, इसके लिए जो प्रोसीजर है वो विधान में है, संविधान में नहीं। कई वैधानिक बॉडी हैं, संवैधानिक नहीं। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, अब तो ओबीसी भी हो गया, ये संवैधानिक है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वैधानिक। याद नहीं करने पड़ेंगे, ये तो क्लासिफिकेशन में दूंगा ना, एक इकट्ठा सब सारे हो जाएंगे, इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं। कभी भी क्वेश्चन ये तो जरूर ही पूछते हैं, कोई ऐसा साल नहीं है जब ये क्वेश्चन ना हो कि इनमें से ये कौन सी बॉडी है, आरबीआई कौन सी बॉडी है, तो ईडी क्या है, तो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग क्या है, तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन सी बॉडी है, तो अब तो जीएसटी काउंसिल भी हो गई संवैधानिक बॉडी, आर्टिकल 279A। तो ये पूछते हैं तो ये आपको कैटेगरीज पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा नेशनल कमीशन तो सब नेशनल कमीशन एक ही हो गए, चाहे नेशनल कमीशन एससी के लिए, एसटी के लिए हो, चाहे विमेन के लिए हो, चाहे माइनॉरिटीज के लिए, सब बराबर हो गए, सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगा दिया कि एससी एसटी की भी परिभाषा संविधान में है और माइनॉरिटीज की परिभाषा संविधान में है या विधान में है? विधान में है, जबकि एससी एसटी की परिभाषा संविधान में। जिसकी वरीयता ज्यादा है तो वो संविधान में होगा। उसके बाद क्या आएगा? केस लॉ, केस कानून। केस कानून का मतलब